नमस्कार साथियों। एग्जाम सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सुरेंद्र कुमार यादव आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक। और देखिएगा, ये वाली पुस्तक आपके लिए बेहतरीन क्यों है। आपके जो सवाल हैं उन सभी का जो रिप्लाई है हम देंगे। देखिएगा, एक बुक होने के पीछे ये रीजन होना चाहिए कि आपका एग्जाम में वो पूरा कवर करे। दूसरा रीजन ये होना चाहिए कि वो पढ़ने में थोड़ी आसान रहे। देखिएगा, इस बुक को तैयार करने में पूरे डायग्राम और पूरे मैपिंग बेस्ड बनाई है मैंने, जिससे कि आप आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आसानी से हर टॉपिक को कवर कर पाए। जैसा कि ये कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाई है। क्या होता है कि आप प्रत्येक एग्जाम के लिए अलग अलग बुक खरीदते हैं। ऐसा नहीं करना। आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में सटीक बैठने वाली बुक है ये, इंडियन ज्योग्राफी की। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपके लिए बात करता हूँ। ये हमारे एग्जाम सेंटर पब्लिकेशन का फर्स्ट एडिशन है। और पूरी की पूरी मैंने जैसा आपको बोला कि ये मानचित्र और चित्रों पर आधारित है, यानी डायग्राम और मैपिंग पर बेस्ड है ये। देखिएगा, यहां से यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो विषय सूची। मैंने जैसा बोला कि आपको अलग से बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या अदर कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। हर एग्जाम में जहां पर इंडियन ज्योग्राफी आता है, प्रत्येक के लिए ये उपयोगी है। देखिएगा, इसमें मैंने टोटल जो है वो 16 टॉपिक लिए हैं जो कि आपकी हर एग्जाम में आते हैं। बस इतना फर्क पड़ेगा कि किसी एग्जाम में एक टॉपिक कम आता है, किसी में दो टॉपिक कम आते हैं, बस यही फर्क पड़ता है। और मैंने अभी आई हुई जो एग्जाम्स है ना, उनमें मैंने पूरा रिव्यू देखा है कि एक भी सवाल आपका बाहर नहीं मिलेगा। देखिए क्यों बेहतरीन है। सबसे पहले देखिएगा कि आप सामान्य परिचय है। इसमें कौन कौन से टॉपिक मैंने मेंशन किए, जैसे नामकरण, आकार, आकृति, स्थिति विस्तार, करक रेखा, मानक समय रेखा, स्थलीय तटीय सीमा, जलीय सीमा, केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि मैंने भारत की भूगर्भिक संरचना है और उसमें जो चट्टाने हैं उनका भी थोड़ा सा वर्गीकरण किया है। साथ में देखो भारत के भौतिक प्रदेश, जो कि मैं बोलता हूं कि ज्योग्राफी के एक प्रकार से नींव होता है ना। तो यहां पर देखिएगा, उसमें सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। भौतिक प्रदेशों में देखो निर्माण, उत्पत्ति है, ट्रांस हिमालय है, हिमालय है। फिर इसके अलावा ग्लेशियर, घाटियां, दर्रे, उत्तर का विशाल मैदान, इस टोटल के अलग अलग से मैंने डायग्राम भी आपके लिए बनाए हैं। भारत का अफवाह तंत्र है, जिसको हिमालय का अफवाह है, या फिर आपका प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र है, सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं। इसके साथ में ही देखो, इसके बाद में इन नदियों के साथ में ही मैंने नदियों के किनारे स्थित शहर हैं, प्रमुख जलप्रपात हैं, उन नदियों के साथ में जो बनने वाले बांध हैं वो प्रत्येक डायग्राम में मैंने मेंशन किए हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। देखिएगा, भारत की प्रमुख झीलें हैं, झीलों का वर्गीकरण है, झीलों की राज्यवार क्या क्या सूची है, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, भारत की जलवायु, जो कि आप सबसे टिपिकल टॉपिक मानते हो ज्योग्राफी में। इतना इजी वे में आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में बड़े मजे की बात है कि आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो मैंने डायग्राम और मैपिंग के आधार पर मैंने पहले से ही बना के आपको दिए हुए हैं ना। तो आपको टाइम खराब करके, यानी कि जो शॉर्ट नोट्स बनाने में आप टाइम खराब करते हो ना, वो वक्त भी आपको जाया नहीं करना पड़ेगा। बस आपको बुक को आराम से पढ़ना है। और पढ़ने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि टीचर की आवश्यकता नहीं है। इतनी इजी लैंग्वेज में और इतने बेहतरीन तरीके से मैंने चीजें समझाई है। भारत का मृदा संसाधन है, उसमें चाहे वो यूएसडीए का वर्गीकरण हो, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण हम बोलते हैं, मृदा अपरदन की समस्याएं, आप चाहे प्री की यानी स्टेट पीसीएस की प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी, डजेंट मैटर, हर चीज में ये काम में आने वाली है। उधर देखिए, आपकी प्राकृतिक वनस्पति है, वन रिपोर्ट वगैरह है, या वन्य जीव एवं जैव विविधता, जिसमें आपके टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, हाथी रिजर्व हो, या राष्ट्रीय उद्यान हो, रामसर साइट हो, हर चीज मैंने मेंशन की है। भारत की जो कृषि है, कृषि से रिलेटेड जो भी अनुसंधान केंद्र हैं, या हरित क्रांति, या विभिन्न क्रांतियां जितनी भी हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन भी लिया है। और इनको भी बहुत बेहतरीन मैप के माध्यम से मैंने हर चीज को समझाया है। और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी मैंने कवर करते हुए ये बुक बनाई है ना। हालांकि एनसीईआरटी से इसमें बहुत ज्यादा है। बुक मोटी भी नहीं बनाई है, जो पढ़ने में दिक्कतें होती है ना आपको, मात्र 211 पेज है। और उनमें से भी आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम मैंने डायग्राम से कवर किया है। तो पढ़ने में बहुत इजी और इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बुक का इंटरेस्ट आप में जगता जाएगा।
भारत के उद्योग या औद्योगिक प्रदेश दोनों मैंने मेंशन किए हैं। साथ में ही देखिए जो जो उद्योग है उनके मैंने सब टॉपिक भी मैंने बनाए हैं। परिवहन वाला है, या भारत की जनगणना हो, या पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र हो। देखिए उसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं वो ने सारी मेंशन की है। अब आता हूं मैं मेन टॉपिक पर कि ये बुक अलग जो है, यानी कि और जो अदर मार्केट में बुक आ रही है उनसे डिफरेंट कैसे है। मैं कह रहा हूं पूरी ही डिफरेंट है। मार्केट की ऐसी पहली बुक होगी, या फिर मैं आपके लिए मैं बोलूं तो आज से पहले आपने ऐसी वाली बुक नहीं देखी होगी। देखी होगी मानचित्र, मैं मानता हूं कि होते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी के कॉपी पेस्ट करके बनाए जाते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे डायग्राम है वो आप देखो। हाँ, ये डायग्राम आपको बेसिक रूप से देखने को मिल जाता है ना मैक्सिमम बुक में। आगे की ओर देखो, जैसे ये कर्क रेखा, मैं बात करता हूं कर्क रेखा को लेकर, जैसे 8 राज्यों से जा रही है, कौन सा जो राजधानी है वो कौन से के नजदीक है ना। वो बात भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई। आप इसको गौर से देखोगे ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए कि जैसे भोपाल है वो इतने डिग्री पे, यानी कि पहले भोपाल जो है या फिर रांची है वो पहले नंबर पे, यानी कि सबसे नजदीक राजधानी क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये वाला है। मैंने सारे मेंशन किए हैं, एक एक का किए हैं, आठों के आठों का। या फिर आप देखिएगा कि मानक समय रेखा से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर पर है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। उसमें यूपी के मेनली कभी प्रयागराज ऑप्शन में दे देता है, कभी मिर्जापुर, नैनी, कभी गोपी, तो वो भी मैंने मेंशन किए, देख लीजिए। कहां पर क्रॉस करती हैं सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं इसमें। चलो ये तो इजी वे में बात हुई। फिर देखिए कर्क रेखा के नजदीक देखो थ्योरी और दोनों बातें मैंने मेंशन की है ना। इसकी डिटेल क्या हो सकती है, कैसे करना है, देखिए आप आराम से देखिएगा ना कि कहां पर। हाँ, कुछ जो राजस्थान वाले हैं उनको डाउट होता है कि राजस्थान की जो, यानी कि राजस्थान में है ना ये कर्क रेखा की सबसे छोटी है ना। हालांकि ऐसा नहीं है। यदि आप गूगल अर्थ वगैरह उनका सहारा लोगे तो आपको रियलिटी का पता चलेगा कि राजस्थान में वो 26 किलोमीटर नहीं है, 85 किलोमीटर है ना। कभी मेरा सेशन रहा तो मैं उसके बारे में आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा ना। दूसरा देखिए यहाँ पर कर्क रेखा और एवं इसके निकट के जो मुख्य शहर है ना वो कौन कौन से हैं, इनमें भी कभी एग्जाम में डीप क्वेश्चन रहता है ना, वो इनसे रिलेटेड आ जाता है। वो भी मैंने मेंशन की है। साथ में देखो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानी, हालांकि आपको डायग्राम देख लिया ना, वो डायग्राम आपका शॉर्ट नोट्स है एक प्रकार से ना। ये दूसरी चौथी पांचवी जितने हैं आठों के आठों का मैंने वर्गीकरण किया है। ये मानक समय रेखा के बारे में बताया मैंने। साथ में आप आगे की ओर देखिए, तटरेखा वाली राज्य हैं जितने भी हैं मैं उन्हें सारे मेंशन किए हैं। जैसे देखो यहाँ पर भारत की जलीय सीमा आप लोग पढ़ते हो ना, आधार रेखा, प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा क्या होती है ना। जैसे यहाँ पर ये 12 नॉटिकल मील दूर है, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ो। उसके बाद में इसको हल्का सा डायग्राम को देखना आपको ना, कि मैक्सिमम आप 1 मिनट में पूरी ये वाला रिवीजन कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको ना। नॉटिकल मील बराबर इतना होता है, सब चीजें मेंशन है। साथ में देखो आपने आज तक पढ़े थे भारत के केंद्र शासित प्रदेश, अब आज ये देखो कि वो रियल में दिखते कैसे हैं, एग्जैक्ट में हैं कहां पर। तो देखो जैसे दिल्ली ऐसा है, लद्दाख ऐसा है, जे एंड के ऐसा है, चंडीगढ़ ऐसा है, दादर नागर हवेली, दमन दीव ऐसा है, माहे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है, क्राइकल ऐसा है, पुदुचेरी ऐसा है, यन्नम ऐसा है, प्रत्येक का मैंने बनाया है। आप ये मत देखिएगा कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतना है ना। मैन यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा मैंने जूम करके बनाया है कि ताकि आप आसानी से समझ सको। अच्छा आगे की ओर बात करते हैं। देखिए आप पढ़ते हो ना हिमालय और पश्चिमी श्रेणियां, आप देखिए कितने प्यारे बनाए हुए मैप है ना। जैसे तियन शान और कुनलुन शान जो चीन की तरफ जाती है उनके बीच में तकला मकान है। साथ में आप देखिए तिब्बत का जो पठार है ना वो हिमालय और कुनलुन शान के बीच में है ना, तो ये बना दिया हमने। इधर पामीर के पठार से देखो जैसे सारी जो पर्वत श्रेणियां निकल रही है ना, वो एक एक का वर्गीकरण मैंने बनाया है। ये हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ बातें हैं। आप जानते होंगे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड है ना। मैंने हालांकि क्लासें भी आपके लिए बहुत सी ले रखी है। कैसे ये वल्लित पर्वतमाला बनी, देखो इधर से दबाव लगा ये अंदर की ओर धस गई, इधर से लगा अंदर की ओर धस गई है ना। इस कारण से इसमें वलय आए। इसीलिए तो हिमालय को हम क्या कहते हैं, वल्लित पर्वतमाला, यानी विश्व की नवीनतम वल्लित पर्वतमाला। और साथ में आप देखिए ये दबाव बल लगने पर देखो नदी के तलछट के द्वारा जो लाए, या नदियों के एक प्रकार से बोलो तो अवसाद है ना, वो वाले अवसाद है। दोनों तरफ से दबाव लग रहा था। आपको पता है कि भारतीय प्लेट जो है
यानी इंडियन प्लेट जिसे बोलते हैं, या फिर कई बार उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोला जाता है। उत्तर पूर्व की ओर गतिशीलता, दोनों में दबाव बल लगा, दबाव बल लगा तो ये अवसाद है वो ऊपर की ओर निकले, है ना, और दबाव बल के कारण इनमें वलय आए। तो सारी चीजें देखो मैंने नीचे भी मेंशन करी है। एक बार आपको नीचे थ्योरी पढ़नी है, आपको एक या दो बार थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको सिंपल सा क्या करना है कि वो केवल डायग्राम आपको देखने, जिससे कि आप बिल्कुल इजी वे में तैयार कर पाओगे, जोर नहीं आएगा पढ़ने में ना। ये आपका देखिए हिमालय की प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, मैंने कितने अच्छे से समझाया है ना। ये देखो मान हिमालय, हिमालय का देखो वर्गीकरण, जितनी आपकी चोटियां पूछी जाती हैं उनका क्रम पूछा जाता है, मैंने सारी मेंशन की है। कौन सी चोटी कहां पर है, सारी चीजें मेंशन है। या फिर जैसे हिमालय के, महान हिमालय के उपनाम क्या क्या है, कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन सी चट्टानें हैं। यहां तक भी आप देखो कि 211 पेज में माउंट एवरेस्ट के भी 5 नाम मैंने दिए हैं ना, जो भी है ना, जैसे चोमुलुंगबाई क्यों कहा जाता है, सारे रीजन मैंने आपको बताए हैं। आगे आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, जैसे लघु हिमालय आ गया, और साथ में देखो उत्तराखंड की चोटियां हैं, उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं, देखो कितने अच्छे डायग्राम से समझाए गए हैं ना। डायग्राम से समझाने का मतलब इतना होता है कि आप फास्ट से, यानी बहुत जल्दी से जल्दी है उस चीजों को याद कर पाते हैं ना, इसलिए डायग्राम का सहारा लिया जाता है। चलिए, ये हिमालय की जो चोटियां हैं उनका क्रम मैंने 14 चोटियों का क्रम दिया है। और ये सवाल भी आपने कई बार देखा होगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हिमालय की चोटियों का क्रम क्या होगा, वो भी मैंने मेंशन किया है ना। यहाँ पर देखिए लघु हिमालय से रिलेटेड बातें हैं, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी जो पाई जाती है ना, यहाँ पर सारी चीजें है ना। लघु हिमालय के भाग को, कौन से भाग को क्या कहा जाता है, हर चीज मेंशन है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये कंटिन्यू नहीं है ना, इसमें कुछ 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 पेज मैंने ऐड किए हैं ना, ये डेमो के रूप में। यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान, जिसे हम सतलज का मैदान कहते हैं ना, थ्योरी पूरी नीचे दी हुई है मेरी। थ्योरी को पढ़ने के बाद में आपके एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो वाली मैंने मेंशन यहाँ पर की है, जहां पर ज्यादा जोर दिया जाता है ना। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो सारे पहले से ही बना के मैंने दे दिया आपको ना। या फिर आप देखिए, जैसे गंगा का मैदान है, मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है ना। और इसी के साथ में देखो गंगा के मैदान को भी ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, सारे मैदानों में बांटा जाता है ना। देखो गंगा के मैदान का सामान्य सा वर्गीकरण यहाँ पर कर दिया मैंने। फिर देखिए ये ऊपरी गंगा का मैदान बना दिया, फिर इधर देखिए मध्य गंगा का मैदान बना दिया, और आगे देखोगे तो निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान को गौर से देखो, ये पश्चिम बंगाल में है मेनली। क्या क्या चीजें फेमस है यहाँ पर, क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है ना, उनको मैंने इस डायग्राम में लिया है। जैसे राड का मैदान हो, या सुंदरवन का डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ना। इसे हम, आपको पता है कि भाई पृथ्वी की जो किडनी भी कहते हैं। सारी चीजें यहाँ पर हैं। इसके बाद में देखो आप आगे की ओर आ जाओ, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां से लेकर कहां तक है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सारी चीजें मैंने पहले ही मेंशन कर दी। इतना ही सवाल इससे मेनली पूछा जाता है। यहां पर देखो ये छोटा नागपुर का पठार है ना। हालांकि छोटा नागपुर का पठार के मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं मैंने, बट एक सवाल कई बार आता है, आप इसको देखो कि छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटने वाली दामोदर नदी देखो बिल्कुल बीच से जा रही है। उत्तरी भाग को मैक्सिममली हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को बोलते हैं रांची पठार। रांची पठार से होके जैसे सवर्ण रेखा नदी जाती है, उसके किनारे रांची शहर भी है ना। चित्र देखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसमें बातें जो है ना वो बहुत गहरी गहरी हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आप, जैसे अरावली पर्वतमाला। हालांकि देखो राजस्थान में तो अरावली पर्वतमाला को बहुत डीप जाते हैं ना, लेकिन भारत के पर्पज से बात करते हैं ना, जहां जहां से ये सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल मैंने पूरे मेंशन किए हैं ना। कितनी क्या लंबाई है, कितनी औसत ऊंचाई है, कौन सी ऊंची चोटियां है ना, सारी चीजें मैंने पहले से ही मेंशन करी हैं। आप इधर देखिए, ये विंध्याचल पर्वतमाला, गौर से देखिए क्या क्या सवाल इससे देखो। ये डायग्राम आपको बेशक छोटा सा लगता होगा, लेकिन देखो ये गुडविल पीक के बारे में भी अभी हाल ही में आपने सवाल देखा है। पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये सवाल भी पूछा हुआ आपको पता हो तो। सोन नदी कौन सी 2 पर्वतमालाओं के, जैसे कैमूर और पार्श्वनाथ के मध्य से होके जा रही है ना सोन नदी, तो वो तक भी मैंने मेंशन किया है। डायग्राम बहुत सोच समझ के बनाए हैं आपके लिए। और इधर देखिए आप, कितना प्यारा डायग्राम बना है सतपुड़ा का।
सतपुड़ा के साथ में ही मैंने मेंशन विंध्याचल को भी करा है। विंध्याचल के जैसे पूरे नाम हमने ऊपर ले लिए थे, इसके बाद में देखो ये मेन फोकस किया है मैंने यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला पर। मेनली जैसे 3 पहाड़ियां हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, वो किसकी कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, सारी चीजें देखो मेंशन है यहाँ पर। यहाँ से अमरकंटक से दोनों नदियां, चाहे सोन नदी हो चाहे नर्मदा हो, बनाई है ना। नीचे की ओर से तापी भ्रंश घाटी या तापी नदी है, आपको पता है। इधर आप देखिए, आप पढ़ते हो ना कि भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत जिसे हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा। आप देखिए कि भाई किसी भी स्थान के दोनों तरफ है ना भ्रंश घाटियां, वो देखो दोनों तरफ भ्रंश घाटियां हैं, और बीच वाला भाग ऊंचा उठा हुआ ही दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आप एक बार नीचे वाली थ्योरी पढ़ोगे, इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए, या फिर नीचे चट्टानों का किसकाव हो, ठीक है, इस कारण से देखो ये बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी जो संरचना बनती है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं ना। ये मैंने समझाया है, हालांकि मैंने पूरी ऐसी की ऐसी डेफिनेशन नीचे भी लिखी है ना कि ये क्या होता है। साथ में ही देखो ये दक्कन का पठार है, हालांकि इसके डायग्राम मैंने और भी बहुत से करे हैं। जैसे ये तमिलनाडु की पहाड़ियां देखो, इनका क्रम तक पूछता है, जावादी, सेवेराय, पंचामलाई, सिरुमलाई, कलरायन पहाड़ियां, पूछता है ना आपसे, सारी चीजें मेंशन है। या फिर देखो ओडिशा उच्च भूमि है आपकी, उससे रिलेटेड आपके सवाल हो, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, सारी चीजें मैंने मेंशन करी है ना, किससे बना है। या फिर आप इधर देखना चाहोगे तो यह आप देखिए मेघालय पठार। मेघालय में आपको पता है कि गारो खासी जयंतियां हैं, सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है, नोक्रेक तो 1412 मीटर है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं ना। यहाँ पर देखिएगा कि मिकिर है, ब्रेल है और रेंगमा पहाड़ी। कई बार ये भी पूछा हुआ है कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी, तो दक्षिण में देखेंगे तो रेंगमा पहाड़ी है ना, ये सवाल भी। साथ में देखो खासी पहाड़ी पर आपको पता है कि मासिनराम और चेरापूंजी दो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, कितनी वर्षा होती है वो भी मैंने मेंशन कर दी जीवे में। दोनों के बीच में कोई खास दूरी नहीं है, 16 किलोमीटर ना, वो भी मैंने मेंशन करी है। डायग्राम छोटा सा है, ये आपके पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। अब इससे क्या बेहतर होगा, आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सारी मैंने पहले से आपको करके दी है ना। इसीलिए तो लगभग लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय लगा है इसको तैयार करने में। आप यहां से देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत पढ़े हो ना आप, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, चोटियां देख लीजिए, औसत ऊंचाई क्या है। उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री क्यों बांटा गया है, क्योंकि उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट लावा से निर्मित है, और ये नीचे वाली जो दक्षिणी सह्याद्री है वो आर्किन या ग्रेनाइट नीच चट्टानों से ना। इस कारण से उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखो गोवा के मध्य से जा रहा है ना, यही तो बांट रहा है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जैसे कलसुबाई है, देखो एक एक चीज मैंने मेंशन करी है। महाबलेश्वर है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी, आपको पता हो तो हिस्ट्री के समय हम पढ़ते थे ना कि भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। तो उसकी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी महाबलेश्वर है। और जब हम मानसून पढ़ेंगे है ना, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है ना। ये देखिए, नीचे नीलगिरी को देख लीजिए आप, सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है ना, जिस अन्नामलाई पर्वत की जो अन्नाई मुड़ी है 2695। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, जैसे ऊटी या उटकमंडल हिल स्टेशन है, वो इसी पहाड़ी पर है, नीलगिरी पर। कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है वो कहां पर है, इस पालनी पहाड़ी पर है। एक एक चीज मैंने समझाई, और नीचे इनकी मैंने थ्योरी भी दी है ना। थ्योरी आपको 1-2 बार पढ़ना है, बाद में आपको डायग्राम पे ही आना है ना। इससे क्या इजी होगा आपके लिए, तभी तो कह रहा हूं पहली बुक ही होगी ऐसी जिसमें इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इनकी डिटेल भी मैंने नीचे मेंशन करी है, देखो सारी अलग से। और फिर भी कितने पेज है, 211, और एक सवाल बार नहीं मिलेगा आपको ना, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए 12-13 साल से ज्यादा हो गया, तो मुझे पता है, मैं हर पेपर को एनालिसिस भी करता हूँ। बुकें मार्केट में जो चल रही है बहुत मोटी है कि जिसको आप पढ़ नहीं पाते हो ना। हमें वो चीज पढ़नी है कि जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो, और उसी के आधार पर मैंने इसको तैयार किया है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो ना। ये पर्टिकुलर आप वो भाई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दूसरी बुक खरीद रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं तीसरी बुक खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। चीजें वही होती है ना, एक बार आप अच्छे से ले लो, बाकी की कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है आपको ज्योग्राफी के नाम पे। तो मैं तो ये तक कहूंगा कि आपको जो आप लेते हो ना ये एटलस वगैरह ना, उनकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी ही मैपिंग पहले से ही बना के दी है ना।
आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। चाहे देखो गुजरात की पहाड़ियां वो कहाँ कहाँ पर है एग्जैक्ट ना, कैसे कैसे है ना, वो भी मैंने बनाई है। आप इधर देख लीजिए, कितनी पहाड़ियां कितनी चोटियां सारी मेंशन करी है मैंने, देख लो। इतनी तो आपको एटलस में भी दिखाई नहीं देंगी ना। देखो कितने इजी वे में सारी पहाड़ियां। अच्छा, अब मैं मेन देखो आप, जैसे आपने तटीय मैदान पढ़ते हो ना, ये तटीय मैदान देखो कितने अच्छे से बनाए हैं। जैसे कोकण का मैदान, आप कोकण का मैदान पढ़ोगे ना, जैसे दमन से लेकर मध्य गोवा तक कोकण का मैदान है, मध्य गोवा से लेकर मैंगलोर तक कन्नड़ का मैदान है, या फिर आप बात करो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार का मैदान है। इजी में देखो आप कितना इजी बना दिया है ना आपके लिए। अच्छा, ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर चल रहे हैं ना, उन पे आपको बस मैसेज करना है कि बुक चाहिए ना, टीम वाले आपको देख लेंगे और आपकी बुक है वो डिस्पैच कर दी जाएगी, और आपको ट्रैक आईडी भी मिल जाएगी ना। हाँ, बुक की प्राइस कोई ज्यादा नहीं रखी है, मात्र 251 रखी है, जिसमें आपके घर तक पहुंचाई जाएगी ना, यानी डिलीवरी चार्जेस आपसे लिए ही नहीं जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि बुक के रिव्यू कितने शानदार दिए हैं आप लोगों ने, और आप लोगों का जो प्यार मिला है ना, वो कुछ और बेहतरीन करने के लिए मुझे प्रेरित करता है। और इससे भी कुछ बेहतरीन डायग्राम के साथ आपके लिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लेके आ रहा हूँ जल्दी, है ना। हो गया लगभग साल भर काम चल रहा है उस पर, आ जाएगी, उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ आपके लिए अवेलेबल हो जाए। अब केवल उसमें डायग्राम और जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं ना आपके, उसी पे काम चल रहा है। अब यहां से देखिए, आप पढ़ते हो ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप देख लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मैक्सिममली देखो, चाहे वो नारकोंडम द्वीप है भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी का, या फिर बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी का, कब लावा हुआ, उद्गार हुआ सबसे पहले, जैसे प्रथम बार या अंतिम बार। आपने पढ़ा होगा जैसे कोको स्ट्रेट है, तो कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में है। या आपने पढ़ा होगा डंकन पास, जो कि मेनली हम बोलते हैं कि दक्षिणी अंडमान जो है और लिटिल अंडमान के बीच में है। या फिर आप पढ़ते हो कि 10 डिग्री चैनल है वो कार निकोबार या लिटिल अंडमान, या फिर हम ये भी बोल देते हैं कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है, जैसे सोम्ब्रेरो चैनल। हालांकि इससे ज्यादा सवाल नहीं बने, एक आधी बार पूछा गया है। और इधर देखिए 6 डिग्री चैनल, या फिर इसे ग्रेट चैनल भी कहते हैं ना, जो कि इंडोनेशिया को, ये अपना ग्रेट निकोबार है उसे अलग करता है। आपको पता है कि 2004 में सुनामी के दौरान ये इंदिरा पॉइंट जो था यहाँ पर, वो डूब गया है ना। सारी चीजें देखो, यहाँ पर ये चोटी जो माउंट थ्विलर है ना, उसका भी आपने सवाल देखा होगा। या फिर आपका कोई भी चोटी हो, जैसे यहाँ पर ये माउंट हैरियट का भी सवाल पूछा गया है, ये हालांकि आप देखोगे तो एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। या फिर आप सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक हो या माउंट डियो वैली हो। ठीक है, तो सभी का सवाल आपने देखा है और वैसा ही बनाया है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने इसकी पूरी थ्योरी भी मेंशन करी है ना, जिससे कि आप एग्जामिनर जो चाहे ना तो भी आपका गलत नहीं करवा पाए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्या बात है, आपकी नदियां आ गई। ये देखो आपके प्रयाग वगैरह बनाए हैं, लेकिन ये प्रयाग बनते कैसे हैं ना, वो चीज देखो आप आज। देखा है क्या ऐसा डायग्राम? ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ ना, यहां से आप देखिए डायग्राम। भागीरथी नदी कहां से निकल रही है, यहां से। केदार गंगा आकर मिलती है यहाँ पर, जहां पर क्या बनता है, गंगोत्री धाम। ठीक है, थांगला दर्रे से जाह्नवी नदी भैरो लंका घाटी में, यानी भैरो घाटी या फिर लंका घाटी में मिलती है ना। असीम गंगा जहां पर आकर मिलती है, गंगोरी। गणेश प्रयाग का निर्माण जहां पर होता है, जहां पर बिलांगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर। और इसी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर। इसी बांध को लेकर देखो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था 1973 में, जो कि खेजड़ली आंदोलन से प्रभावित था। ये सारे आपको शॉर्ट नोट्स में कह रहा हूं ना, बनाने की आवश्यकता नहीं है। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी मिल रही है ना, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग, पिंडर प्लस अलकनंदा कर्णप्रयाग, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा नंदप्रयाग। ये आपका कभी घूमने का मानस बनाया हो आपने, कहाँ का, उत्तराखंड का, तो आपने जोशीमठ का नाम सुना होगा। तुंगनाथ, जो विश्व का, जिसे हम बोलते हैं कि सबसे ऊंचा शिव मंदिर है ना, वो यहाँ पर, उसे बाल खिले नदी का उद्गम भी होता है ना। ये गोविंद घाट है। ये बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पर निर्मित है ना, जहाँ पर ऋषि गंगा आकर मिलती है। ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है, नीलकंठ पर्वत से। ये सारी चीजें मैंने मेंशन करी हैं। और ये डायग्राम देखो गंगा का,
हालांकि ये डायग्राम है क्योंकि बुक का पेज ऐसा ही है ना, क्योंकि सीधे पेज में इसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता, आपको समझ नहीं आता ना, तो वो चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती। इसमें आप देखिए पूरी, देखो जैसे यहां तक भी मैंने मेंशन करी है, जैसे यमुना है, कहाँ से निकल रही है, कौन कौन से बांध है, कौन कौन से इसके किनारे शहर है। ये यमुना की सहायक नदियां बनास ये सॉरी चंबल सिंध बेतवा कैन, बनास जैसे चंबल की सहायक है, कौन कौन सी पहाड़ियों से उद्गम हो रहा है। ऊपर देख लीजिए, ये गंगा नदी है, ये रामगंगा, और इसकी पूरी सहायक नदियां देखिए आप। जैसे गंडक नदी पर वाल्मीकि बांध है, कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। आगे देखो ये फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल वाला। आगे हुगली नदी है, हुगली की सहायक दामोदर है। और देखो कितना बेहतरीन बनाया है मैंने ना। अच्छा, इससे आगे की ओर चलते हैं, तो आप देखिए जैसे ये देखिए आपकी सिंधु नदी के बारे में है, सॉरी सिंधु की जो सहायक झेलम नदी है ना, ये मेनली झेलम नदी है। झेलम नदी से रिलेटेड आप सवाल देखिए, क्या इससे बाहर कोई सवाल बना है आपका आज तक? इस डायग्राम से ही बाहर नहीं बना होगा आपका, बाकी चीजें तो छोड़ो, आप देख लीजिए। ये सिंधु नदी जा रही है, ये चिनाब है। चिनाब में कहां पर मिलती है? झंग नामक स्थान या झूंग। इस पर बांध कौन कौन से? देखो इसकी सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा बांध है। इस पर एक मंगला बांध है जो पाकिस्तान में है। तुलबुल बांध है, उर्री बांध है, वो इसी पे है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, वुलर झील इसी पे है ना। तो सारी चीजें देखो पहले से ही यहाँ कहाँ से उद्गम हो रहा है। या फिर आप ये देख लीजिए रावी नदी। रावी नदी पर जैसे जितने भी बांध है, कहाँ से उद्गम हो रहा है देख लीजिए आप। बांध ये बने कहाँ पर जाकर मिल रही है? चिनाब में, ये देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है यहाँ पर। या फिर मैं यहाँ पर मैं मेनली बात करना चाहूँ आगे की ओर, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये आपकी गोदावरी नदी है, गोदावरी की सहायक कौन कौन सी, देखो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। मैं ताकि आपको एक बार डिटेल में आपको अच्छे से दिखा दूं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं ना, उन पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, टीम वाले देख लेंगे और आपकी बुक है वो जल्दी से जल्दी डिस्पैच कर दी जाएगी। और यदि कोई अपडेट भी आता है ना भविष्य में, तो वो अपडेट भी आपको आपके नंबर के माध्यम से ही दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पे तो हालांकि अपने आएगा ही आएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू भी आपके पास जो है अपडेट पहुंचा देंगे ना। जैसे मान लो अभी फरवरी में कोई चेंजेज हो गए हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि भविष्य में आपके मार्च में कोई अपडेट आता है, तो उसकी पीडीएफ बना के आपको स्पेशली दे देंगे ना। आपको बार बार बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी ना। जो कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं वो होते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। और साथ में इस बुक को मैं फ्री पढ़ा भी रहा हूँ यूट्यूब पे। कुछ क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर व्यस्तता के कारण मैं अभी थोड़ा सा क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि क्लासें चालू करेंगे। जैसे ये वाली कृष्णा नदी देखो आप, जैसे ये वाली देखो कृष्णा नदी, कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, सारे बांध मैंने मेंशन करे देखो, एक एक बांध। फिर इन बांधों की डिटेल देखिए आप। यहां पर मैंने ये जैसे 10 बांध है ना, सारी डिटेल कहां पर कौन सा बांध परियोजना, एक एक क्या अलग से स्ट्रक्चर बना के दिया है और क्या चाहिए आपको। जैसे एक कावेरी नदी है, कावेरी नदी को देखो आप गौर से। इस पे जैसे 4 द्वीप हैं, 4 जलप्रपात हैं, सारे देखो। गगन चुक्की, भरा चुक्की, शिव समुद्रम जलप्रपात, यहाँ पर गौर से देखिए। शिव समुद्रम बांध भी है, कृष्णा राज सागर बांध है, मेटूर बांध है, इसके किनारे तिरुचिरापल्ली है। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे शिव समुद्रम द्वीप है, अंतरंगम है, मध्य रंगम है, आदि रंगम है। इस पे रंगपट्टनम मंदिर भी है। देखो सारी चीजें मेंशन है। ये होकेनगल जलप्रपात है। एक एक चीज मैंने मेंशन करी है। अच्छा, आगे की ओर हम चले हैं, तो देखिएगा ये मानसून के देखो, जैसे आप बोलते हैं ना कि सामान्य आने की क्या क्या तिथियां है ना, वो कैसे आ रहा है, वो चीजें भी यहाँ पर मेंशन है। ये अरब सागर शाखा का मानसून है ना, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, मैं ये कहूंगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद में आप पूरा अरब सागर का मानसून है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 या 1.5 मिनट में आप पूरा देख लोगे इस डायग्राम को। इजी वे में समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। और मैं पढ़ा दूंगा हालांकि। या फिर मैं बात करूं जैसे बंगाल की खाड़ी के मानसून की, तो देख लीजिए कैसे आता है, कैसे हवाएं घूम रही है, कहां पर कितनी वर्षा हो रही है, क्यों हो रही है, सब रीजन मैंने दिए हैं आपको ना। और साथ में देखिए जैसे आपके जलवायु प्रदेश है ना, कुछ अलग ही अंदाज में ना बनाए हैं मैंने।
कहीं का कोई कॉपी पेस्ट नहीं है ना, सारी क्रिएटिविटी हमने ही करी है। या फिर आप देख लीजिए यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देखो, जैसे तिवारथा वाला वर्गीकरण है, कितना बेहतरीन बनाया है। या फिर आप देखना चाहते हैं आगे की ओर, जैसे जल परिवहन की बात करते हैं ना, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, आपने तो नाम ही सुना है, देखो डायग्राम, ये यूपी से स्टार्ट हो रहा है प्रयागराज से, और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक जा रहा है। कितनी लंबाई है, कितनी गहराई है, सारी चीजें डायग्राम में भी मेंशन है ना। और साथ में आप ये देखो केरल वाला, या फिर आप जैसे केरल वाला, ये यहाँ पर देख लीजिए केरल वाला, कोटापुरम से लेकर कोल्लम तक है ना, कौन कौन सी नहरें हैं, कौन कौन सी यहाँ पर झीलें आती इस रास्ते में, देखो एक एक चीज मैंने मेंशन करी है ना। या फिर आप देखना चाहते हो, क्या बेहतरीन है, देखो आप, हालांकि पूरे बनाए हैं ना, वो तो केवल एक प्रकार से डेमो के रूप में मैंने एक दो पेज ही ऐड करे हैं ना। या आप देखो नदी घाटी परियोजना है आपकी, या फिर आप ये देख लीजिए आपकी व्यास परियोजना, आपने सुना है ना, जैसे हरि के बैराज है, हरि के बैराज से कौन सी निकल रही है, इंदिरा गांधी नहर। ये भाखड़ा नांगल में जैसे व्यास सतलज लिंक वाली है, वहां पर कितनी ऊर्जा यानी कि कितनी विद्युत उत्पादन हो रही है, देखो एक एक चीज मेंशन है यहाँ पर। आप बांध को भी देखो, कितना बेहतरीन डायग्राम से समझाया है ना यहाँ पर, ताकि पढ़ने में और डायग्राम देखने में बहुत मजा आए अपने को। चलिए, और डायग्राम और पढ़ने में मजा आ रहा है, इसका मतलब हम सही सही रास्ते पर हैं। देखो पूरे मैंने नहीं लिए हैं, काफी टाइम हो जाता। अब आप यहाँ पर देखिए ना, ये मेरा परिचय है, और साथ में ये मेरे टीम के जो साथीगण हैं उनके लिए है। और ये अपने यूट्यूब चैनल है, और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ये आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9664449456, आप अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपकी बुक घर तक पहुंचाई जाएगी ना। और आपकी जो भी कोई समस्याएं होंगी वो हम देखेंगे ना। तो आज के लिए हम इतनी बात करते हैं, बाकी मुलाकात आपसे होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय।